हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन मैं आपके समक्ष करंट अफेयर्स की क्लास 3 बजे लेकर के हाजिर होता हूं। उसी सिलसिले में आज फिर सेट नंबर 9 रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव्स के सेट नंबर 9 को डिस्कस करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं आपके समक्ष। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स के सेट नंबर 9 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सेट नंबर 9 के पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल कह रहा है, यानी बात किसकी हो रही है? क्लाइमेट की हो रही है, जलवायु की हो रही है। और इसको तो लॉन्च कौन करेगा? जो जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री होंगे। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है? याद रखिएगा कि ये एकल बिंदु सूचना संसाधन है। ये एकल बिंदु सूचना संसाधन है, यानी भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयासों को इस पोर्टल पर आपको एक ही ऐसा पोर्टल होगा जो कि भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण और जलवायु के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की, परियोजनाओं की पूरी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल पर। तो ये क्या है आपका? एकल बिंदु सूचना संसाधन है। एकल बिंदु सूचना संसाधन है। एकल बिंदु सूचना संसाधन है। अब देखिएगा नरेंद्र मोदी क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। पीयूष गोयल क्या है? तो पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं, जिनकी की जरूरत आपको खूब पड़ती है जब आपको रेलवे के खिलाफ आंदोलन करना होता है। तो आप इन्हीं को याद करते हैं और इन्हीं के खिलाफ गुस्सा निकालते हैं। रेल मंत्री हैं। और रामविलास पासवान जो खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री थे, उनके निधन के पश्चात इन्हें खाद्य एवं जन वितरण प्रणाली यानी खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय का भी मंत्री बना दिया गया है। किसका? खाद्य एवं उपभोक्ता, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री भी का प्रभार भी इन्हें ही दे दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं इसके साथ साथ एक और विभाग इनके पास है। वो कौन सा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा? साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का मंत्रालय भी इन्हीं के हवाले है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सियोल शांति पुरस्कार 2020। तो सियोल शांति पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? ये देखिएगा, आप लोग कमेंट जरूर करिए, जल्दी से जल्दी आंसर करिए इसका, ठीक है। तो सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया के द्वारा, किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया जाने वाला यह सम्मान है। और दक्षिण कोरिया में इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई थी। तो सियोल शांति पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया? तो याद रखिएगा, थॉमस बाख को दिया गया। और थॉमस बाख क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ये अध्यक्ष हैं। क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। इन्हें ही यह अवार्ड दिया गया। 2018 में यह पुरस्कार, 2018 में यह पुरस्कार भारत के नरेंद्र मोदी को, जो कि क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे और वर्तमान में भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी को कब? 2018 में सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ किस चीज के लिए? पर्यावरण और जैव विविधता के लिए संरक्षण हेतु समझौता किया है। तो किस देश के साथ? याद रखिएगा कि 26 नवंबर 2020 को 26 नवंबर 2020 को फिनलैंड के साथ, किस देश के साथ? फिनलैंड के साथ भारत ने पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण हेतु समझौता किया। और इस समझौते में वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम, वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम, वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम इसका मेन
एजेंडा था, वो जल वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम इसका क्या था, मुख्य एजेंडा था। तो ये भारत के द्वारा किसके साथ किया गया समझौता, फिनलैंड के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो एरो इंडिया 2021 यानी 2021 एरो इंडिया 2021 का आयोजन फरवरी में कहाँ होगा। तो ये 2021 का कौन सा माह है, जनवरी है, यानी अगले महीने ही 2021 के फरवरी महीने में एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ होगा। तो कहाँ होगा, याद रखिएगा, यह आपका बेंगलुरु में होगा। कहाँ होगा, बेंगलुरु में होगा। 3 से 7 फरवरी तक, 3 से 7 फरवरी के बीच एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा और यह इसका केवां संस्करण होगा एरो इंडिया का, तो 13वां संस्करण होगा। केवां, 13वां संस्करण होगा, 13वां संस्करण होगा। ठीक है, कौन, एरो इंडिया का आयोजन का ये 13वां संस्करण होगा। 3 से 7 फरवरी तक कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जाएगा। और बेंगलुरु में ये कहाँ होगा, तो येलहंका, क्या है, येलहंका, कर्नाटक बेंगलुरु में येलहंका एयरबेस स्टेशन पर, येलहंका एयरबेस स्टेशन पर, एयरबेस स्टेशन पर इसका आयोजन होगा। ठीक है, तो ये आपका एरो इंडिया 2021 का जो कुछ सारांश था वो हमने आपको बतलाया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निर्माणाधीन फैनी पुल किन दो देशों के बीच, किन दो देशों को जोड़ेगा। तो फैनी पुल की बात करिएगा तो फैनी पुल का निर्माण शुरू कब हुआ, तो ये 2010 से ही इसमें काम क्या हुआ, शुरू हुआ, यानी यह 2010 से निर्माण इसका क्या है, शुरू है और इसको दिसंबर 2020 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया था। कब तक, दिसंबर 2020 तक इसे पूरा कर लेने का लक्ष्य था। और ये किन दो देशों को जोड़ेगा, तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा। किन दो देशों को जोड़ेगा, भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा। और इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 1.8 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। फैनी पुल की लंबाई कितनी होगी, 1.8 किलोमीटर। और ये फैनी पुल, फैनी नदी पर स्थित होगी। किस नदी पर, फैनी नदी पर 1.8 किलोमीटर लंबी पुल होगी। यह भारत के त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। कहाँ, बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। भारत के त्रिपुरा को किससे, बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। ये कौन, फैनी पुल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी क्या, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका आधार वर्ष क्या था। तो इसका आधार वर्ष पूर्व में 2016 था, लेकिन अब इसका आधार वर्ष क्या कर दिया गया, 2016 कर दिया गया है। अब इसका आधार वर्ष कब कर दिया गया है, तो 2016 कर दिया गया है। और इस 2016 का जो नया आधार वर्ष घोषित किया गया, इसमें 88 केंद्रों को शामिल किया गया है। इसमें कितने केंद्रों को शामिल किया गया, 88 केंद्रों को शामिल किया गया है। इससे पहले किसी भी आधार वर्ष में इतने केंद्रों को शामिल नहीं किया गया था। तो कितने केंद्र होंगे अब इसमें, 88 केंद्रों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके आधार पर, इस आधार वर्ष के आधार पर याद रखिएगा कि जनवरी 2020 में खुदरा महंगाई दर जो थी वह 7.59% थी। कहाँ की, भारत की खुदरा महंगाई दर, क्या, खुदरा महंगाई दर कब का, तो जनवरी 2020 का खुदरा महंगाई दर कितना था, 7.59% था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, IMF का 190वां देश 2020 में कौन बना है। तो IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है ये, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। तो IMF के सदस्यों की संख्या जो थी वह पूर्व में 189 थी और अब 190 देश इसमें हो गए हैं, यानी क्या हुआ है, एक देश बढ़ा है। तो ये 190वां देश कौन बना है, यही आपका सवाल है। तो याद रखिएगा, अंडोरा, कौन सा देश, अंडोरा, ये यूरोप महादेश में स्थित एक छोटा सा देश है। अंडोरा यूरोप महादेश में स्थित एक छोटा सा देश है। इसकी राजधानी अंडोरा ला वेला है। इसकी राजधानी क्या है, अंडोरा ला वेला, ला वेला ये इसकी राजधानी है। इसी को 190वां देश बनाया गया है। किसको, अंडोरा को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सदस्य राष्ट्रों की बढ़ने की बात करें तो एक और आपका संस्थान है जिसका नाम आपने सुना होगा, इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हो गई थी, लेकिन इसका नाम 1956 में इंटरपोल किया गया था। और इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। कहाँ है, लियोन फ्रांस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, तो 194। कितना हो गई है, 194 सदस्य इसमें हो गए हैं। और 194वां सदस्य इसका जो होगा, किसका, इंटरपोल का 194वां सदस्य जो बना है उस देश का नाम क्या है, किरिबाती। कौन सा देश, किरिबाती इंटरपोल का 194वां सदस्य बना है। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, IMF का 190वां देश अंडोरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फल सब्जियों के लिए आधार मूल्य घोषित करने वाला देश का पहला राज्य, यानी फल और सब्जियों के आधार मूल्य यानी कह सकते हैं क्या, बेस प्राइस घोषित करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वह कौन है, ये केरल है। कौन है, ये केरल है। और इसने अब तक, केरल ने अब तक कितने, तो याद रखिएगा कि 16 फल फूल का, कितने, 16 प्रकार के फल और सब्जियों का बेस प्राइस निर्धारित कर दिया है। क्या कर दिया है, बेस प्राइस कर दिया है। यह बेस प्राइस घोषित करने का यही मतलब है कि किसानों को उस किसी भी फल और सब्जी पर उत्पादन लागत से 20% अधिक मिलना चाहिए मूल्य। कितना, उत्पादन लागत से 20% अधिक, उत्पादन लागत से 20% अधिक मिलना चाहिए। किसानों को कितना मिलना चाहिए, उत्पादन लागत से 20% अधिक मिलना चाहिए। और ये नियम बनाने वाला राज्य कौन है, केरल। और केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा इसने खाने पीने की, फल और सब्जी को छोड़कर खाने पीने की 21 चीजों का भी बेस प्राइस निर्धारित कर दिया है। खाने पीने के कितनी चीजों का, 21 प्राइस का, जिसमें कि फल और सब्जियां शामिल नहीं है। अब फल और सब्जियों की केवल बात करें तो उसमें 16 फल और सब्जियों का बेस प्राइस इसने घोषित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केरल की पहली देश की पहली सी प्लेन सेवा, कौन सी सेवा, सी प्लेन सेवा कहां से प्रारंभ हुआ, तो सी प्लेन सेवा के बारे में याद रखिएगा। सी प्लेन सेवा क्या होता है, जल की सतह पर चलने वाला जहाज जो होता है, ये क्या होता है, जल की सतह पर होता है और ये उड़ान भी भर सकता है। ऐसे ही जहाज को हम क्या कहते हैं, सी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सी प्लेन, यानी सागरीय जहाज या सागरीय प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये इस सी प्लेन सेवा की शुरुआत अहमदाबाद में की गई, यानी गुजरात में की गई। और गुजरात में पहली बार जब इसने उड़ान भरी तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी इसके सवारी थे। और यह गुजरात में केवड़िया से अहमदाबाद, कहाँ से, केवड़िया से अहमदाबाद के बीच चलाई गई। पहली बार कहाँ से कहाँ, केवड़िया से अहमदाबाद के बीच चलाई गई। गौरतलब यह बात है कि केवड़िया और अहमदाबाद के बीच ही, कहाँ से कहाँ, केवड़िया और अहमदाबाद के बीच ही आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इसी रूट में स्थित है। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सी प्लेन सेवा के बहाल होने से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी तय करने के लिए आपको मात्र 1500 रुपए का किराया देना होगा, जिससे कि आप इसका मजा ले सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसका जलावतरण नवंबर 2020 में किया गया उसका नाम क्या है? ठीक है, तो स्कॉर्पिन श्रेणी के द्वारा कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। कितने का? 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जाना है। और इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण जो किया जा रहा है, इसका नाम है इस प्रोजेक्ट का क्या? प्रोजेक्ट 75 के तहत। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी की कितनी? 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से कि अब तक 5 पनडुब्बियों का निर्माण हो चुका है। कितने का हो चुका है? 5 का। तो 5वां कौन है? 5वां आपका INS वागीर है। कौन है? INS वागीर स्कॉर्पिन श्रेणी का 5वां पनडुब्बी है। क्या है? 5वां पनडुब्बी है। अब देखिएगा, तो इसको याद रखिएगा कि 5वां पनडुब्बी वागीर को कहां से? मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पर, मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पर इसको क्या किया गया? नौसेना को सौंपा गया, यानी इसे जलावतरण किया गया। कहां? तो मझगांव डॉकयार्ड मुंबई में। ये क्या है? तो 5वीं स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। आपके विकल्प में कलवरी दिख रहा होगा, ये स्कॉर्पिन श्रेणी की क्या है? फर्स्ट पनडुब्बी है। स्कॉर्पिन श्रेणी की फर्स्ट पनडुब्बी कौन है? INS कलवरी। दूसरी बात करें स्कॉर्पिन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी की, तो ये कौन सा था? खंदेरी, INS खांदेरी। INS खांदेरी क्या थी? दूसरी पनडुब्बी थी। किसकी? स्कॉर्पिन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी थी। तीसरी की बात करें, थर्ड स्कॉर्पिन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी, तो INS करंज। INS करंज क्या था? तीसरी पनडुब्बी थी। INS करंज तीसरी पनडुब्बी थी। और चौथा बात करें, क्या बात करें? चौथा पनडुब्बी स्कॉर्पिन श्रेणी की, तो ये कौन सा था? INS वेला। INS वेला चौथी पनडुब्बी थी। ठीक है, तो ये 4 थे। और 5वां आपका कौन? वागीर। नवंबर 2020 में इसको भी मझगांव डॉकयार्ड पर जलावतरण किया गया, यानी नौसेना को सौंपा गया। तो स्कॉर्पिन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों में से 5 का निर्माण हो चुका है। INS अरिहंत क्या है? तो ये परमाणु ऊर्जा चालित यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाला प्रथम पनडुब्बी है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला प्रथम पनडुब्बी कौन? INS अरिहंत है। और ये INS कवारत्ती क्या है? तो ये युद्धरोधक पनडुब्बी है। ये क्या है? ये भी एक प्रकार की पनडुब्बी ही है, जिसको क्या कहते हैं हम? युद्धरोधक पनडुब्बी। युद्धरोधक पनडुब्बी कहते हैं। किसको? INS कवारत्ती को युद्धरोधक पनडुब्बी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं, यानी पहले भी ये थे, पुनर्निर्वाचित हुए हैं। तो ये तीसरी बार, ये तीसरे टर्म के लिए कितनी बार? तीसरी बार। ठीक है, तीसरी बार ये निर्वाचित हुए हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। ये इनका नाम क्या है? ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। और ये मणिपुर राज्य के रहने वाले हैं। कहाँ के? मणिपुर राज्य के। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं। तीसरा कार्यकाल इनका जो होगा वह 2020 से 24 तक होगा। कब से कब तक होगा? तो 2020 से 24 तक होगा। कब से कब तक? सॉरी, आपका ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम नहीं होगा, ये आंसर आपका ये होगा, आदिले सुमरीवाला होगा। और आदिले सुमरीवाला 2020 से 2024 तक इनका कार्यकाल होगा। ये 3 बार, 3 टाइम्स, तीसरी बार ये क्या हुए हैं? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि अंजू बॉबी जॉर्ज को क्या बनाया गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। किनको? अंजू बेबी जॉर्ज को। ठीक है, अंजू बेबी जॉर्ज को चुना गया है। ठीक है, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम के बारे में देखिएगा तो ये क्या है? ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। किसके? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष शशिधर जगदीशन क्या है? तो ये HDFC बैंक के प्रमुख हैं। HDFC के प्रमुख हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो गलती से आपको ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम मैंने टिक लगा दिया था, आंसर क्या होगा? आदिरे सुमलीवाला। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। कैंसर बीमारी जो कि एक घातक बीमारी है, इससे क्या करते हैं, जागरूक करने के लिए लोगों को जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। इसी दिन आपका शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शिशु सुरक्षा दिवस। 7 नवंबर को ही शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 4 फरवरी को देखिएगा तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो सुनामी, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर होगा ये प्रश्न। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में, इसमें एक शब्द जोड़ दीजिएगा, इसमें एक शब्द जोड़ लीजिएगा आप जारी और महत्वाकांक्षी के बीच में, तब आपका ये क्वेश्चन सही होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें एक शब्द जोड़ लीजिएगा अति पिछड़ा। क्या जोड़ लीजिएगा? अति पिछड़ा। ठीक है, यानी कि नीति आयोग द्वारा जारी अति पिछड़ा महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका चंदौली जिला है। ये कौन सा है? चंदौली, उत्तर प्रदेश का जिला चंदौली। ठीक है, 112 अति पिछड़ा जिलों की सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा है। और ओवरऑल की बात करें तो मिजोरम का मामित जिला, मिजोरम का मामित जिला फर्स्ट स्थान पर रहा है। किस मामले में? ओवरऑल। ठीक है, ये किसमें टॉप रहा? चंदौली। तो ये आपके अति पिछड़ा जिला की सूची में बात करें तो उसमें से ये टॉप रहा है। और ओवरऑल बात करें तो मामित पहला और बिहार का बांका जिला, बिहार का बांका जिला किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, और महत्वाकांक्षी जिला नीति आयोग का वह जिला होता है जहां की प्रधानमंत्री के योजनाओं का क्रियान्वयन सबसे बेहतर ढंग से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। हाल ही में किस शहर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया? तो ढेर सारे संस्थानों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पड़ रहा है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और ये 1996 से 2004 के बीच में क्या थे? कुछ दिन कर करके 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। कितने बार? 3 बार पीएम रहे थे। ठीक है, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी बड़े ही सम्मानित नेता थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो इनके नाम पर, इनका निधन आप जानते हैं कि 2018 में इनका निधन हो गया। तो 2018 में इनके निधन के पश्चात क्या किया गया कि हाल ही में बोरिंग लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। इसका पूरा नाम क्या है? बोरिंग लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज, इसका नाम क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए वाजपेयी जी के बारे में एक चीज और आप याद रखिएगा वाजपेयी जी के बारे में कि ये 4 राज्यों से 6 लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, हुए थे। कहां से? 4 राज्यों की 6 लोकसभा सीट से ये सांसद बन चुके थे। ऐसा बहुत कम ही नेताओं के पास होता है कि अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोकसभा सीट से वो नेता बने। आप अमूमन देखते होंगे कि एक ही स्थान से 8-9 बार 10 बार आदमी संसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, लेकिन अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोकसभा सीटों से संसद बनना वाकई एक लोकप्रियता की पहचान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसकी अध्यक्षता में एनसीआर और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है? ठीक है, तो एनसीआर मतलब क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या होता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और दिल्ली एनसीआर
दिल्ली और आपका उत्तर प्रदेश का कुछ जिला भी एनसीआर के क्षेत्र में शामिल है। तो इस क्षेत्र में क्या कहते हैं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग गठन किया गया है। और यह आयोग किसकी अध्यक्षता में, तो एएम कुट्टी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। किनकी अध्यक्षता में, एएम कुट्टी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। एएम कुट्टी क्या थे, तो वायु प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष है। क्या है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संस्थान के अध्यक्ष है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके एएम कुट्टी हैं। कौन है, एएम कुट्टी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में और याद रखिएगा कि ये भारत सरकार में वायु गुणवत्ता विभाग में आपके मुख्य सचिव रह चुके हैं, मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, यानी पूर्व मुख्य सचिव। ठीक है, रणदीप गुलेरिया के बारे में याद रखिएगा, हाल ही में इनकी किताब आई हुई है टिल वी विन, जो कि कोरोना महामारी पर आधारित पुस्तक है। और ये रणदीप गुलेरिया कौन है, तो एम्स के निदेशक हैं। ये क्या हैं, एम्स के निदेशक हैं। रणदीप गुलेरिया एम्स के निदेशक हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा टिल वी विन नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, किस आईआईटी ने हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायो सेंसर विकसित किया है। तो ये ऐसा बायो सेंसर होगा जो क्या करेगा, डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाएगा। तो डिटर्जेंट प्रदूषक में किसका, तो सोडियम डोडेसिल सल्फेट। क्या है, सोडियम डोडेसिल सल्फेट और आपका एक और प्रदूषक है जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। किसकी, सोडियम लॉरेल सल्फेट। इन दोनों डिटर्जेंट प्रदूषकों का ये क्या करेगा, सोडियम लॉरेल सल्फेट, इन दोनों डिटर्जेंट प्रदूषकों की उपस्थिति का पता लगाएगा। ये कौन, बायो सेंसर जो विकसित किया गया है। तो ये उपस्थिति, तो ये बायो सेंसर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आईआईटी रुड़की के द्वारा। आईआईटी रुड़की कहाँ है, तो आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आईआईटी कानपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में। आईआईटी खड़गपुर कहाँ, तो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में। और आईआईटी दिल्ली, तो आईआईटी दिल्ली में है। आंसर यहाँ आपका क्या होगा, आंसर होगा आईआईटी रुड़की। आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी रुड़की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पीछे हमने आपको बताया था कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम बने हैं। ये कहाँ के हैं, ये मणिपुर के हैं। ये कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं। गुरदीप सिंह, तो गुरदीप सिंह एनटीपीसी नेचुरल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के एमडी एंड चेयरमैन है। एमडी और चेयरमैन है, यानी कह सकते हैं कि क्या है, सीएमडी है। अनिल चौधरी क्या है, क्रिकेट एम्पायर हैं जो कि भारत के ही हैं। मूलतः ये भारत के क्रिकेट एम्पायर हैं जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी एम्पायरिंग करते हैं। मनप्रीत सिंह कौन है, तो ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। किससे, कौन खिलाड़ी है, हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी है। कौन, मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है। PSLV का मतलब क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है। और इसमें एक शब्द जोड़ लीजिएगा, कितने विदेशी उपग्रहों का, कितने विदेशी उपग्रहों के साथ PSLV सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो भारत की 10 EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कौन से सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट
भारत का कितना 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और इसी 10 सैटेलाइट के साथ विदेशों के भी, अन्य देशों के भी 9 सैटेलाइट को, कितने सैटेलाइट्स को, 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। तो हाल ही में इसरो क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के सिवन है। इस इसरो के द्वारा भारत की 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के साथ साथ विदेशों 9 विदेशी सैटेलाइट को भी PSLV-C49 से क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और ये इसरो का पहला अंतरिक्ष मिशन है 2020 में। 2020 में ये इसरो का पहला अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में तूफान गोनी ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो फिलीपींस में कई प्रकार के तूफान आते रहते हैं और खूब ये परेशान रहता है तूफानी चक्रवातों से। तो फिलीपींस ही आपके तूफान गोनी से भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अमेरिका में 2020 में कौन सा तूफान आया? तो सैंडी नामक तूफान। कौन सा तूफान? सैंडी नामक तूफान अमेरिका में, सैंडी नामक चक्रवाती तूफान 2020 में आया अमेरिका में। कौन सा? सैंडी। ठीक है, जापान में याद रखिएगा 2020 में कौन सा चक्रवाती तूफान आया? तो हाइसेन नामक चक्रवाती तूफान 2020 में कहाँ? जापान में आया था। और मेडागास्कर में भारतीय नौसेना के द्वारा चक्रवात से प्रभावित लोगों को मदद देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन वनीला। ये आपको बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे नजरिए से, तो याद रखिएगा। आपकी मेडागास्कर में भारतीय नौसेना के द्वारा चक्रवात से प्रभावित, आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन वनीला। मेडागास्कर क्या है? आपका अफ्रीका में स्थित एक द्वीप है जो कि विश्व के बड़े द्वीपों में से एक है। ठीक है, मेडागास्कर की राजधानी अंटानानारिवो है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां संपन्न हुआ? ठीक है, तो सागर कवच संयुक्त कोस्टल युद्धाभ्यास, संयुक्त कोस्टल मतलब क्या? तटवर्ती क्षेत्रों में ये आयोजित हुआ। तो ये कहां संपन्न हुआ? ओडिशा में संपन्न हुआ। और इसमें इसके आयोजन में पश्चिम बंगाल ने क्या किया? भरपूर मदद किया। पश्चिम बंगाल ने क्या किया? मदद किया। संयुक्त कोस्टल अभ्यास सागर कवच के आयोजन में पश्चिम बंगाल ने उड़ीसा की मदद की। और यह 2 दिवसीय युद्धाभ्यास था। ये क्या था? ये सुरक्षा अभ्यास के 2 दिनों का था, 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास था। ये क्या? सागर कवच। और यह आपका जब 26/11 का हमला 2008 में, 26 नवंबर 2008 को भारत में महाराष्ट्र में जब क्या हुआ था? 26/11 का कुख्यात हमला हुआ था। तो इसी हमले के बाद ऐसे ही हमलों से सुरक्षित रहने के लिए प्रतिवर्ष यह अभ्यास क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। ठीक है, आईसीजे की बात करें यानी भारतीय तटरक्षक, आईसीजे इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसके महानिदेशक वर्तमान में के नटराजन हैं। क्या हैं? के नटराजन हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 थे। और सेट नंबर 9 के ये 20 प्रश्न डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके समक्ष रूबरू हुआ था प्रत्येक दिन की भांति। तो कल फिर आपसे सेट नंबर 10 के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में मिलेंगे। और आज रात 8 बजे स्टैटिक जीके की क्लास में भी आपसे मुलाकात होगी। तो सेट 12 के डिस्कशन में और पुनः फिर कल इसी शेड्यूल के साथ हम आपके समक्ष करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की अलग अलग डिस्कशन में, अलग अलग टाइमिंग में आपसे फिर रूबरू होंगे। इसी वादे, विश्वास और उम्मीद के साथ मैं नीतीश चंद्रा आज आपसे विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।